Hello students, hope you all are healthy and this video is for class 6 and today we'll continue our third chapter of civics, that is understanding government. But before that we'll revise the second chapter of civics. So let's continue with the revision of second chapter first. So, in our second chapter, we learn about discrimination, prejudice, and inequality. So, in our first chapter, we read about the meaning of diversity and its impact. That how people of different religion, different caste, different skin and language are living together, and we all are unite. So each one is unique with specific qualities that make us different from one another, that we learn in our first chapter. However, some people who are different from others are teased. अनेकता में एकता हमारे देश में है, और ये हमें डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में सिखाती है। लेकिन कभी कभी यही विभिन्नता, यही डिफरेंसेस हमें टीस करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, लाफ एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से लोग दूसरों पे या दूसरे लोग हम पे हंसते हैं या किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में या ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता। वी फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस सच एज डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस अबाउट देम। द पीपल हु आर डिफरेंट, वो लोग जो हमसे अलग हैं, डिफरेंसेस हैं उनके बोल चाल की भाषा में, उनके धर्म में या उनके स्किन कलर में, उनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा नज़रिया वो अलग हो जाता है, और जो हमारे ओपिनियंस है, विचार हैं, वो बदल जाते हैं। हम उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस की धारणा रखते हैं, विच बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न, विच विल learn in this chapter. So first, let's revise about prejudice. So prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior without much thought or knowledge. तो prejudice क्या है? In one word we can say prejudice, pakshapat. Prejudice is a strong unreasonable feeling of not liking or trusting somebody. Means एक ऐसी strong feeling जो बिना किसी रीज़न के है, बिना किसी कारण के है, किसी भी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को ना पसंद करने की या उसको ट्रस्ट ना करने की, उसको अविश्वसनीयता की, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजुडिस, पक्षपात। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, वी कंसीडर इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। अगर हम मानते हैं कि इंग्लिश सबसे अच्छी भाषा है और हमारे अकॉर्डिंग बाकी जितनी भाषाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस निगेटिवली। तो हम बाकी सारी जो भाषाएं हैं उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं। Due to this reason, we might not respect people who speak languages। और क्योंकि हम दूसरी भाषाओं को महत्व नहीं दे रहे हैं या उनके बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, इसलिए वो लोग जो दूसरी भाषाएं, अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बोलते हैं, हम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो हम उन लोगों को जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, दूसरी भाषा का यूज़ करते हैं, हम उन्हें इन्फीरियर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज में इंग्लिश ही सुपीरियर लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है। और ये ओपिनियन, ये जो हमारी धारणा है, ये क्या है? प्रेजुडिस। मीन्स ये कोई रीज़न नहीं हुआ दैट इंग्लिश इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज, सो वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द पीपल हु आर स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेज। तो ये हो गया प्रेजुडिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप is a generalized belief about a particular category of people. So stereotype means रूढ़िबद्ध धारणा, पुराने विचारों की, या जैसे बहुत रूढ़िवादी तरीके से जो थिंकिंग होती है, दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप। अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। एक फिक्स
हमारी थिंकिंग किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी, जो कि हकीकत में सच नहीं है. दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज स्टीरियोटाइप. एंड अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप इज़ लाइक लोगों का क्या सोचना था दैट Muslims is not interested in educating girls. So Muslims are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. इसलिए वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं. But that's not true. Different studies have shown now that due to poverty, गरीबी की वजह से मुस्लिम्स जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है ड्यू टू रीज़न ऑफ पॉवर्टी नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल. पॉवर्टी गरीबी की वजह से वो अपने जो बच्चे होते थे उनको स्कूल नहीं भेजते थे. द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन इंटरेस्ट इन इट आफ्टर द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू एडुकेट द पुअर. और जब गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन देने की शुरुआत की तब उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, गर्ल्स चाइल्ड को भी. इट मीन्स दैट the thinking that Muslims are not interested in educating their girls are wrong. ये धारणा जो हमने बना रखी थी कि मुस्लिम अपने लड़कियों को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ये हमारी जो थिंकिंग थी वो गलत थी. इट इज़ नॉट ट्रू इन रियलिटी. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, असमानता, इनइक्वालिटी असमानता और भेदभाव. So, what is discrimination? Unequal or unfair treatment of a person based upon one or more personal characteristic is called discrimination. तो भेदभाव क्या होता है? Treating one person or group worse than others. किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या पूरे ग्रुप को बाकी दूसरे ग्रुप या इंसान से गलत ट्रीट करना, उससे गलत व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? असमानता या भेदभाव. सो वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, दैट डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट एंड विक्टिमाइजेशन, in which we learn about caste discrimination also, because caste discrimination is very rigid in our country and some upper caste people think that they are superior of all and the lower caste pupils are unworthy and they were called अनटचेबल्स. और जो उस समय में जो लोअर कास्ट पीपल होते थे, नीची जाति के लोग होते थे, उनको अनटचेबल्स कहा जाता था, अछूत कहा जाता था. एंड दलित इज़ अ टर्म बिलोंगिंग टू द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट. और उस समय में लोअर कास्ट पीपल के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता था, एक शब्द यूज़ किया जाता था, दैट इज़ दलित. दलित का मीनिंग क्या होता था? मीन ब्रोकन. उनका मतलब होता था मीन्स जो ब्रोकन हो, दैट इज़ दलित. एंड आफ्टर दैट the government refers to this group of people as scheduled caste. और बाद में गवर्नमेंट ने इनको नाम दिया scheduled caste. And the main work against caste discrimination was done by Dr. Bhimrao Ambedkar in 1891 to 1956. And he was also known as Baba Saheb or Dr. Ambedkar. And then we learn about how the Constitution of India provided equality to all the caste and religions of our country. Now let's continue with our third chapter of civics, that is understanding government. So students, let's begin with the third chapter of civics, understanding government. So before that, we'll continue with the topic, what is government? गवर्नमेंट को समझने के पहले हमें ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर टू लीड एंड गेन कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और अ यूनिट. तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक समूह है जो एक साथ लीड करने के लिए आगे आता है. मीन्स
किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आगे आता है, किसी कम्युनिटी या किसी एक यूनिट को, दैट इज गवर्नमेंट। वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। सो लाइक कहीं भी किसी भी जगह पे जो लीडर होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तभी उसको कंट्रोल मिलता है। सो हियर ऑल्सो government has different responsibility for different areas. So let's continue with the functions or duties performed by the government. So the first and very important function of the government is it looks after the well-being of the people. तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है, जो फंक्शन या ड्यूटी होती है सरकार की, वो होती है लोगों की देखरेख करना, अपने देश में रह रहे लोगों के बारे में ध्यान रखना, दैट दे आर हेल्दी, दे आर सिक्योर, सेफ और नॉट। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ द पीपल, मीन्स लोगों के हितों का ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट वन इज it mechanizes policies to be implemented in a country. So next and important function of government is to mechanize the policies. वो policies बनाना, वो नीति बनाना जो सरकार, जो देश के लिए, जो हमारे कंट्री के लिए हेल्पफुल है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इट इम्प्लीमेंट्स दीज पॉलिसीज। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। And these policies are implemented to maintain law and order in the country. तो ये जो policies हैं, rules और regulations हैं, इनको क्यों implement किया जाता है, लागू किया जाता है? ताकि देश में कानून व्यवस्था को maintain, बरकरार रखा जा सके। Now the next one function of government is it safeguards the boundaries of the country and maintains peaceful relations with the world. तो हमारा जो देश है उसको सुरक्षित रखना, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको सुरक्षित रखना, हमारे दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे सुरक्षित रखना, और हमारे बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनसे फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना। So it is also an important function of the government to maintain friendly relations with the other countries of the world. Now the next one function and is it is also responsible for building up the structure of a country. तो ये भी एक जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो देश के स्ट्रक्चर को, जैसे कि जो हमारी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, या जो भी यूजफुल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको मेंटेन करना, रोड्स, रेलवेज, एवरीथिंग इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। नाउ विल कंटिन्यू विद द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज not a single person or a single group can lead or control the whole country, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल ग्रुप या इंसान पूरे देश को कंट्रोल या लीड नहीं कर सकता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको हमने अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एंड नाउ विल कंटिन्यू विद द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। So the first one level of government is the central government, that is also known as union government. तो central government को हम union government के नाम से भी जानते हैं। The next one is state government, दूसरी है state government, and the third and last one is local government, which is also known as self-government. And to maintain this level of government, the main motto is to control a large number of public,
टू कंट्रोल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, एंड विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, बिना किसी मतभेद के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लीड करने के लिए ये लेवल्स डिवाइड किए गए हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. व्हाट इज सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल लेवल. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये यूनियन गवर्नमेंट है, वो राष्ट्रीय स्तर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल मैटर्स लाइक इकोनॉमी, ग्रोथ एंड फॉरेन रिलेशंस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए, केंद्र सरकार किसके लिए जिम्मेदार होती है? हमारी राष्ट्रीय स्तर के मैटर्स के लिए, लाइक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था. सो देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की. एंड ग्रोथ ऑफ कंट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. और देश की ग्रोथ, उस देश का, पूरे देश का विकास भी किसके जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की. एंड मेंटेनिंग फॉरेन रिलेशंस, विदेशी जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट. सो स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल. राज्य स्तर के जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार होती है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जिम्मेदार होती है. सो स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ स्टेट. तो स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन सिर्फ एक राज्य के अंदर. उनका सीमित दायरा होता है सिर्फ एक स्टेट में. एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ बेनिफिट्स, और स्टेट के, राज्य के लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड सो इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. नाउ द थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट. सो लोकल गवर्नमेंट वर्क्स or is responsible on the matters of local level like town level, and the work of local government is to maintaining law and order on a local level, like at the level of village or at the level of town. Now it has control over a small area and looks after the need of people residing in it. तो जो लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वो एक छोटे एरिया के लिए जिम्मेदार होती है. The next topic is branches of the government. There are 3 interdependent branches of government. तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मींस एक दूसरे पे निर्भर हैं, एंड which can be grouped according to the power they hold and the role they play in the working of government. और इनको कैसे ग्रुप किया गया है? इनके पावर के अकॉर्डिंग और इनके रोल के अकॉर्डिंग, जो कि गवर्नमेंट में इनका रोल है. The first one branch of the government is legislature, the next one is executive, and the third one is judiciary. Now in our next class we'll come to know that what is legislature, what is the role of executive, and what is the role of judiciary, which we'll discuss in our next class. Here we finished our class. Hope you understood the topics properly. So complete your homework questions that I have given you today and read the chapter properly, and don't forget to give your attendance in the comment section. That is necessary. Thank you, class.